बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डेंटिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ शाहिद के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इज़ा नज़ीर। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में दांतों, उनकी बीमारियों, डेंटल एस्थेटिक्स और डेंटल केयर के मुतालिक डिस्कशन करते हैं और आज का हमारा टॉपिक नहायत अहम है, जो कि है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन। नाज़रीन, इस डिसफंक्शन को समझने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट क्या है और एक नॉर्मल जॉइंट क्या है। एक नॉर्मल जॉइंट दो हड्डियों के दरमियान में जोड़ को कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे जॉइंट्स हमारी बॉडी में हैं जो कि हरकत भी करते हैं और हरकत नहीं भी करते। नाज़रीन, जो हरकत करते हैं यानी जो मूवेबल जॉइंट्स हैं वो यूजुअली एक प्लेन में, दो प्लेन में हरकत करते हैं या फिर रोटेशनल होते हैं। इसी तरह का एक जॉइंट हमारे फेस पर भी है जो कि है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जो हमारी जॉ बोन और हमारे स्कल के दरमियान में बनता है। ये एक साइनोवियल जॉइंट है जो अपनी पोजीशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से नहायत यूनिक जॉइंट है। नाज़रीन, ये हमारा मुंह खुलने में, हमारा मुंह बंद करने में, यहाँ तक कि हमारी च्युइंग में भी हमें हेल्प करता है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमने देखा है कि लोग शदीद तकलीफ़ का शिकार होते हैं, यानी इट्स आ स्मॉल जॉइंट विद बिग प्रॉब्लम्स। तो नाज़रीन, आइए जानते हैं कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट क्या है, इसका डिसफंक्शन क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, हम इस जॉइंट को, इस प्रॉब्लम को होने से रोक कैसे सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। आइए जानते हैं अपने प्रोग्राम में स्पेशलिस्ट डेंटल सर्जन जनाब डॉक्टर यूसुफ शाहिद के साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट क्या है, इसकी एनाटमी ज़रा आप डिटेल से बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है ये हमारे फेस में दो जॉइंट्स होते हैं जो हमारी फेस को, या हमारी फेस की एक बहुत इम्पोर्टेंट बोन जिसे हम मैंडिबल कहते हैं या नीचे वाला जबड़ा जो है ये उसका रिलेशनशिप कायम करता है हमारी स्कल के साथ। तो ये अपने आप में इसलिए बहुत अहम जॉइंट्स है कि हमारी जो सारे हमारे मुंह की मूवमेंट्स हैं, हमारे फेस की जो मूवमेंट्स हैं, वो अगर आप गौर करें तो वो जो बेसिकली ये दो बोन जो हमारे खाने पीने में मदद देती हैं, इसमें एक मैक्सिला है और एक इसमें मैंडिबल है। लेकिन मैक्सिला फिक्स होती है, वो हरकत नहीं करती, सिर्फ नीचे वाला जॉ हरकत करता है। और ये जो जॉ जो है ये खाने पीने में, इसके अलावा बातचीत करने में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा स्वेलिंग वगैरह में, चीज़ों को निगलने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिहाजा इसकी इम्पोर्टेंस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन बातों से कि ये कितना अहम है। ये जॉइंट जो होता है, आपकी जो मैंडिबल है, इसका जो तीन हिस्से करें तो इसके जो दो पार्ट हैं उनको रेमाए कहते हैं, एक को रेमस कहेंगे। तो रेमस के दो हिस्से होते हैं ऊपर से जाके जी। उनमें से एक इसका जो एंड है उसको कोरोनाइड प्रोसेस कहते हैं, दूसरे को कोंडाइल कहते हैं। कोंडाइल एक बॉल शेप्ड एक ऊपर से हड्डी का जो एक स्ट्रक्चर है जो जाके आपकी टेम्पोरल बोन में जो है वो उसके साथ एक फोसा होता है जिसे हम इसका मैंडिबुलर फोसा कहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर के अंदर जुड़ा होता है। अब इस यहाँ ये जॉइंट जो है जिसे आपने अभी TMJ या टेम्पोरो मैंडिबुलर का जॉइंट का कहा है, इसकी स्ट्रक्चर यूँ होती है कि इसकी दो फाइब्रो कार्टिलेज सरफेस होती हैं, एक जो कोंडाइल के ऊपर होती है, दूसरी जो फोसा के साथ होती है, और इसके दरमियान एक डिस्क होती है जी। तो ये जो डिस्क है ये आर्टिकुलेटिंग डिस्क है और फिब्रो कार्टिलेज से मिलकर बनती है। इसके ऊपर भी एक साइनोवियल फ्लूइड मेम्ब्रेन है, एक नीचे भी साइनोवियल मेम्ब्रेन है। तो ये डिस्क एक कह लें कि इस जॉइंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है देखने में एनाटॉमिकली जी। एक है सुपीरियर कैविटी, इसकी एक है इन्फीरियर कैविटी। तो यहाँ से आके ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है वो एक कैप्सूल इसको जो है वो कवर कर देता है, जिसको TMJ का हम कैप्सूल भी कहते हैं। इसके अलावा ये अपने आप में जो दो हड्डियां हैं मूव करती हैं, तो इसको हमारे चेहरे के बहुत सारे मसल सपोर्ट करते हैं। इसमें टेम्पोरालिस है, इसमें हमने देखा कि लेटरल एंड मीडियल टेरिगोइड मसल्स हैं, मेसीटर है, इसके अलावा इसमें माइलोहाइट है, जिनियोहाइट है और स्टाइलोहाइट है। इसके अलावा कुछ इसमें हमने देखा लिगामेंट भी इसमें बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है, फिर इसके बाद स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट है, और इसके अलावा मैलियस बोन के साथ से भी। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये मैं थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो खाने का प्रोसेस है बड़ा मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी। इसमें आपकी जो बोन की मूवमेंट्स हैं
वो एलिवेशन भी हो रहा है, डिप्रेशन भी हो रहा है, प्रोट्रूजन भी हो रहा है, रिट्रूजन भी हो रहा है और लैटरल डिविएशन भी हो रही है। तो ये सारे के सारा एक बड़ा कोहेसिव सा एक बॉडी कंट्रोल चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें मिल के जो है ये मूवमेंट्स देती हैं। तो यहाँ ये जो आप कह लें कि ये पिवट है, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉइंट है, जिसके बगैर हमारा खाना पीना पॉसिबल नहीं, जिसके बगैर हम आसानी से बात नहीं कर सकते जी। तो इसलिए ये जॉइंट जो है ये बहुत अहमियत का हामिल है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया ये इतना कॉम्प्लेक्स है एनाटॉमिकली अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लोगों को कैसे पता चलेगा, इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स? हाँ, अब यहाँ आके ना हमें एक इसे जनरलाइज करना है कि लोग क्या महसूस करते हैं, उनको हमारी बातों से क्या, तो वो तो ये महसूस करेगा कि मुझे जो है बाज़ औक़ात इसका जो एक्सप्रेशन है वो एक हेड एक के तौर पे होता है, सर दर्द हो रहा हो, और सर दर्द भी एक साइड का जैसे मिग्रेन है, क्योंकि आमतौर पे एक तरफ का जॉइंट जो है वो तंग करता है। तो बाज़ लोग इसे सर दर्द कहते हैं, बाज़ लोग ये देखते हैं कि उनके कान के अंदर दर्द हो रहा है। हमने देखा जैसे कि इसमें हमारे 2 लिगामेंट जो हैं वो मैलियस बोन से, जो आपको पता है कि स्मॉल इनर ईयर की स्मॉल बोन है, वहाँ से आते हैं। तो इसके अलावा दे आर वेरी क्लोज टू द हमारा जो अकाउस्टिक मीटस है ना, इसके ये जो जॉइंट है, तो इसका अफेक्ट डायरेक्टली भी उस पर जाता है। तो ये जो है इस वजह से वो समझता है कि मेरे कान में दर्द हो रहा है। बाज़ का कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से आपकी इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब जो है वो पार्शली या कम्प्लीटली इसकी वजह से बंद हो जाती है जी। जैसे कोस्टन सिंड्रोम में है, तो उसमें जो है वो डेफनेस टाइप फीलिंग या हार्ड हीयरिंग वो भी आ सकती है। तो पेशेंट के लिए होता है कि मेरे कान में कुछ होता जा रहा है। इसके अलावा फेशियल पेन्स हैं, यहाँ से उसको लगेगा जैसे प्री आरिकुलर एरिया में ये जो एरिया है यहाँ दर्द हो रहा है। ये दर्द एक्यूट भी हो सकता है और ये दर्द तंग कर सकता है। इसके अलावा ये है कि उसको फंक्शन में डिस्टर्बेंस आएगी, वो कहेगा जी मैं ज़्यादा मुंह खोल नहीं सकता, मैं मुंह खोलता हूँ तो लगता है मेरा मुंह टेढ़ा हो गया है, या मैं मुंह वापस बंद करता हूँ तब भी मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं ज़्यादा सख्त चीज़ें नहीं खा सकता। तो ये वो चीज़ें हैं जो फंक्शन में आती हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ है साउंड्स, डिफरेंट साउंड्स आती हैं। बाज़ का पेशेंट जब मुंह खोलता है या कोई आदमी, तो उसको क्लिक छोटी सी टिक सी आवाज़ आती है मुंह खोलने या बंद करने में। बाज़ का जैसे हम ये क्लिकिंग साउंड होती है, बाज़ का ग्रेटिस टाइप साउंड होती है, बाज़ का ये क्रैपिटस टाइप होती है, और बाज़ का क्रैपिटस को वो स्टेथोस्कोप से भी सुन लेते हैं। लेकिन इट्स यू कैन फील इट, यू कैन एट टाइम्स हेयर इट, टच करके हाँ आवाज़ आए, यानी आप ना भी टच करें तो बाज़ का ये क्लिकिंग साउंड इतनी होती है, पेशेंट को तो आ ही रही होती है, दूसरे को भी आ जाती है। लेकिन अगर दूसरा कोई यहाँ हाथ रखे तो यू नो जो आपकी साउंड वेव्स हैं वो सॉलिड में ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करती हैं, तो आप इजीली यू कैन फील दैट। तो आमतौर पे पेशेंट आपके पास इन प्रॉब्लम के साथ आता है। ठीक, तो डॉक्टर साहब इसमें फिर इसकी कॉजेज़ क्या होंगी इतनी ज़्यादा जिसकी प्रॉब्लम्स हैं? देखें, इसकी प्रॉब्लम्स को हम जो है ना, प्रॉब्लम से आपका मुराद ये है कि इसकी वजह से क्या मसले आएंगे? डॉक्टर साहब इसकी हमने अभी जिस तरह डिस्कस किया कि फेशियल पेन है, हेडेक हो सकता है, टेनाइटिस वगैरह, लेकिन इसकी कॉजेज़ क्या होंगी? अच्छा, कॉजेज़ में इसमें हमारे अगर से डिफरेंट कॉजेज़ हैं, लेकिन अगर हमारी आदत है कि हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लोगों तक बताते हैं। देखें, कॉजेज़ हम देख लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इसके इर्द गिर्द एक कैप्सूल होता है जी। तो ये कैप्सूल जो है ये इट्स अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, फाइब्रस मेम्ब्रेन। तो एक है जो इसके अंदर चेंजेस की वजह से आ सकती हैं, और वो हैं इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं, जैसे जॉइंट के अंदर चेंजेस जी, आर्थराइटिस है। आपको पता है आर्थराइटिस डिफरेंट तरह का है, डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है, एजिंग आर्थराइटिस है, एज के साथ भी होता है, रिमेटाइड आर्थराइटिस है, अभी हमने कोस्टन सिंड्रोम डिस्कस किया। तो ये जो डिफरेंट टाइप का आर्थराइटिस है जो बोन और जॉइंट को अफेक्ट करता है, तो एक लिहाज से इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से बाज़ का हमने देखा कि वहाँ फ्रिक्शन की वजह से बाज़ का फ्लूइड वगैरह भी पैदा हो सकता है, या वियर टीयर ऑफ द सेल्स हो सकती है, वो वहाँ डेब्रिस भी इकट्ठा हो सकता है। तो एक तो वो वजूहात हैं कि ये अंदर से, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो एक डिजीज़ या आर्थराइटिस की वजह से फ़र्क पड़ रहा है, तो एक तो उसका पेन होगा, उसका सब कुछ होगा। एक एक्सटर्नल रीजन्स, अब यानी एक्स्ट्रा कैप्सूलर रीजन्स जो बाहर के। अब ये बाहर की तरफ से हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे सारे मसल्स जाके इससे जुड़ते हैं। अब अगर कोई ऐसी आदत है किसी को, जैसे ब्रुक्सिज्म है, दांत लोग आपस में रगड़ते हैं, तो हमने देखा उसकी वजह से ये मसल्स टेंस हो जाते हैं, और जब ये मसल्स टेंस करते हैं तो ये जाके TMJ पे अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुंह में डेंटिशन नॉर्मल नहीं है,
किसी के दांत मिसिंग हैं, वो बैलेंस नहीं है, या दांत ऑक्लूजन आपस में ठीक नहीं मिल रही, क्रॉस बाइट है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन के ऊपर अफेक्ट करता है। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन हमारे वो मसल्स हैं जो कि खाने पीने में मदद देते हैं। तो ये वजूहात हैं। इसके अलावा ट्रॉमा हो सकता है जी। कोई चीज़ की चोट लगी है और उसकी वजह से यहाँ उस चोट की वजह से डिस्क में या किसी चीज़ में इंजरी हो गई है, तो इसका भी जहन में रखना होगा। तो इस लिहाज से हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो कि किसी वजह से हमारे डेंटिशन को या मसल्स को डिस्टर्ब करे। अब मसल देखें साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है आदमी जी। वो उसे गुस्सा आ रहा है, उसकी जॉब नहीं मिल रही, उसका एग्ज़ाम का मसला है, या हमारा सोशल सेटअप वैसे ही इस तरह का होता है कि बहुत सारी टेंशन देता है। अब ये टेंशन जो होती हैं हमारे मसल्स में आती हैं। कुछ लोग मसल्स के साथ इसके ब्रुक्सिज्म दांतों को रगड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ ना भी करें तो आपने देखा है जैसे कुछ लोग बात करते हुए अपने चेहरे को बहुत सारा हिलाते हैं। अमेरिकन्स को देखा है कि जब बात करते हैं तो अपना फेस बड़ा इधर उधर करते हैं एक्सेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अफेक्ट करती हैं। ख़ास तौर पे टेंशन जो हैं वो जो सोशल टेंशन, पर्सनल टेंशन, इंडिविजुअल टेंशन्स। इसके अलावा मैं दो चीज़ों का और जिक्र करूँगा, वो ये है कि बाज़ का डेंटिस्ट के पास जाने के बाद लोग ब्रिज लगवा लेते हैं या कोई प्रोस्थेसिस लगवाते हैं। अगर वो प्रोस्थेसिस या ब्रिज जो है बैलेंस नहीं है तो उसकी वजह से जो ऊंच नीच होने की वजह से आपके मसल्स पे स्ट्रेस आना शुरू होता है। ठीक। और इसी तरह आपने देखा कई लोगों में ऐसा होता है कि दांत उम्र के साथ छोटे हो जाते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो सुपारी वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो उनके एट्रीजन हो। इससे क्या होता है आपकी वर्टिकल हाइट कम हो जाती है। जब ये वर्टिकल हाइट कम होती है तो ये जो मसल्स हैं आपके वो अपनी नॉर्मल से ज़्यादा खींचते हैं, और जब यहाँ से खिंचाव करता है तो हमें पता है कि मैसेटर के मसल्स, लेटरल टेरिकॉइड के मसल्स, ये जाके हमारे इस जॉइंट में इसका अफेक्ट होता है। तो उसकी वजह से भी जॉइंट पे इम्बैलेंस फोर्सेस पड़ना शुरू हो जाती है जी। और ख़ास तौर पे इसमें जो जॉइंट का जो पिछला हिस्सा होता है जिसे हम रेट्रोडिस्टल एरिया कहते हैं, वहाँ क्योंकि नर्व्स और ब्लड वेसल्स बहुत होती हैं, अगर उस हिस्से में खिंचाव पड़े तो फिर दर्द शदीद होना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी अगर हम वजूहात को हम देख लें तो एक तो वो हैं जो कि डिज़ीज़ की वजह से हो रही हैं, एक वो हैं जो आदात की वजह से या सोशल एस्पेक्ट की वजह से हो रही हैं, और तीसरी वो है जो डेंटिशन के इम्बैलेंस होने की वजह से हो रही है। डॉक्टर साहब इसमें अगर डॉक्टर्स डेंटिस्ट का रोल है, आइट्रोजेनिक फैक्टर हो गया फिर तो, कि डेंटिस्ट अगर अपना ब्रिज सही नहीं लगा रहा, अगर उसने प्रॉपर तरीके से उसकी रबिंग नहीं की तो ऑक्लूजन बैलेंस नहीं है, तो ये भी कॉज कर सकता है। बिल्कुल। तो बज़ाहिर डेंटिस्ट को भी अपना रोल प्रॉपर तरीके से अदा करना चाहिए। और देखें ये क्योंकि एक मल्टी विंडोड काम है। डेंटिस्ट जो काम कर रहा है वो आगे से टेक्नीशियन उसको फैब्रिकेट कर रहा है, तो ये उसके बाद उसने अपना जो है फीडबैक डेंटिस्ट ने पेशेंट से लेना है, तो इट शुड बी अ वेरी गुड टीम वर्क। ठीक। तो डॉक्टर साहब इसमें फिर हमें पता कैसे चलेगा कि अगर एक शख्स जो है वो इस प्रॉब्लम में मुब्तला है तो इसका डायग्नोसिस कैसे हम कर सकते हैं? देखें इसमें यह है कि एक तो है देखना जी। जब एक पेशेंट अपनी ये प्रॉब्लम लेके आता है तो एक डेंटिस्ट को पता होता है कि ये चीज़ें क्या हैं। अब सबसे पहले तो रेंज ऑफ मूवमेंट्स देखता है। मिसाल के तौर पे पेशेंट बताएगा जो मेरे लिए मुंह खोलना मुश्किल है, खाना खाना मुश्किल है जी। तो वो कह सकता है कि आप अपना मुंह खोलें, तो पेशेंट थोड़ा मुंह खोलने के बाद कहेगा डॉक्टर साहब इससे ज़्यादा नहीं खोल रहा। ठीक। या ये करेगा कि वो ज़्यादा जब मुंह खोलता है तो यही कैन फील कि उसकी बात में ना डिविएट कर रही है, मैंडिबल एक तरफ चली जाती है। ठीक। और वो मिड लाइन शिफ्ट कर जाती है, जो दोबारा बंद करता है फिर उसी जगह पे आगे मिड लाइन वापस आती है, फिर बंद होता है। तो एक तो आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स आप उसका देखें जी। और फिर ये है कि वो ज़्यादा चीज़ों को खा नहीं, 60 चीज़ें ज़्यादा नहीं खा सकेगा, तो ये कंप्लेंट करता है कि मेरे लिए खाना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा आप पैल्पेशन करते हैं जी। पैल्पेशन मीन्स कि यू जस्ट पुट योर हैंड्स ऑन द साइड्स ऑफ द TMJ, इन जगहों पे आप उसे कहते हैं मुंह खोलो बंद करो। इसमें एक तो कोई साउंड अगर होगी तो वो आप फ़ौरन आ जाते हैं, जिसमें आपने बताया था कैपिटल्स की साउंड, कैपिटल्स है, क्लिकिंग है, ग्रीटिंग साउंड है, तो ये साउंड्स पता चल जाएंगे जी। दूसरा ये होगा कि अगर मुंह एक तरफ डिविएट कर रहा होगा वो भी पता चल जाता है, तो आपने साउंड से पहचान सकते हैं। ये वेरी फर्स्ट थिंग जो है, आप रेंज ऑफ मूवमेंट्स क्या हैं जी। आप पैल्पेशन से देखेंगे। ये चीज़ें देखने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप यू कैन गो फॉर
स्पेसिफिक एक्सरेज लाइक पैनोरामिक एक्सरेज, OPG आप करवा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है CBCT के लिए एडवाइस कर सकते हैं। तो ये दोनों एक्सरेज बड़े स्पेसिफिक होते हैं। इसमें आप क्या देखते हैं कि जो आपका कॉन्डाइल की सरफेस है वो कितनी वेयर ऑफ हुई है, या आपकी फिब्रोकार्टिलेज कितनी इफेक्ट है, या इन्फ्लेमेटरी मटेरियल कितना पड़ा हुआ है, या जैसे हमने कहा कि रेट्रोडिस्टल एरिया है वहाँ इन्फ्लेमेशन कितनी हुई है। तो ये चीज़ें, इसके अलावा फाइनल फिर MRI पर आके भी देखा जा सकता है। तो इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एट डिफरेंट लेवल्स इसका डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक, तो डॉक्टर साहब इसमें जो है जिस तरह आपने बताया कि अगर कोई मिसिंग दांत हैं या फिर अगर ऑक्लूजन जो है वो बैलेंस नहीं है तो उस केस में भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हम इसमें प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम डेवलप ही ना हो? देखिए, प्रिवेंशन का हमने हमेशा एक गोल्डन रूल बताया है लोगों को जी, और वो ये होता है कि जो कॉज है उसको ख़त्म कर दें। मिसाल के तौर पे अगर किसी के मुंह में दांत कम हैं, दांत ठीक नहीं बैठ रहे, तो वो दांत लगवा ले। अगर किसी ने ब्रिज ऐसा लगवाया हुआ है जो सूट नहीं कर रहा, ऊंचा है या कोई और प्रॉब्लम है, वो ब्रिज बदलवा लें। जी, इसी तरह अगर आपको आदत है कि आप दांत रगड़ते हैं तो दांत रगड़ना छोड़ दें। अगर आप सुपारी वगैरह बहुत खाते हैं और आपका दांतों का साइज़ छोटा हो रहा है तो वो साइज़ जो है अपनी सुपारी वगैरह छोड़ें। सोशल एस्पेक्ट है, अगर आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं तो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज लाने की कोशिश करें। सर सब कैसे लाया जा सकता है? You know, these are all social problems which can be, there can be a team work for this. Personally, आजकल लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस है ड्यू टू सोशल मीडिया, लेकिन इसके लिए अगर हमें एक साइकोलॉजिस्ट से रब्ता भी करना पड़े, वो आपको गाइड करे कि अपनी प्रॉब्लम्स को आपने हल कैसे करना है। आपने दांतों को नहीं रगड़ना, तो इसके लिए हम बाज़ का एक नाइट गार्ड वगैरह भी दे देते हैं, लेकिन हम उन्हें समझा सकते हैं कि आप एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ चेंज करें अपना। जी, तो ये वो चीज़ें हैं। अब अगर किसी को अंडरलाइन कॉज डिजीज़ है, आर्थराइटिस है, किसी को रेमाटाइड आर्थराइटिस है, किसी को दूसरा है, तो उसको साथ ट्रीट करना पड़ेगा। सो एट टाइम्स ये एक डॉक्टर से बढ़ के दूसरे डॉक्टर के साथ मिलके ये काम हो सकता है। जैसे हमने देखा था ऑर्थोडोंटिक में कि अगर किसी वजह से नेज़ल प्रॉब्लम्स आएँ तो माउथ का जो ओरल वे है वो माउथ ब्रीदर शुरू बन जाते हैं आदमी। उसके साथ क्या होता है कि ऊपर वाले दांत पर वो क्लाइंट होते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेबल बैलेंस ट्रीटमेंट दें जिसका एंड रिज़ल्ट अच्छा हो, तो यू हैव टू कंसल्ट, आस्क द पेशेंट टू कंसल्ट एन ENT। वो ENT ताकि उसका जो ENT की प्रॉब्लम है उसको ठीक करे और वो दोबारा नेज़ल ब्रीदिंग पे आ जाए। तो इट्स लाइक अ टीम वर्क एट टाइम्स। तो इसके लिए हमें वो चीज़ क्या है उसकी कॉज देखनी है और उस कॉज को रोकना है ताकि डिजीज़ हो ना। प्रिवेंशन शुरू में जैसे हमने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स में पढ़ा था कि जब मेल अलाइंड दांत होते हैं, मेल अलाइंड दांत आर यूजुअली नॉट बैलेंस्ड टीथ, क्रॉस बाइट्स हो सकती हैं। बाज़ का क्या होता है कि एक जॉ छोटा होता है, एक बड़ा होता है। बाज़ का दांत आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ट्रॉमेटिक बाइट हो सकती है, ओपन बाइट हो सकती है, डीप बाइट हो सकती है। इन सब का ट्रीटमेंट या इनको होने से रोकना जो हमने उस प्रोग्राम में डिस्कस किया था, अगर वो भी करें तो गोया हम TMJ को प्रॉब्लम्स को होने से रोक रहे हैं। तो आप अपनी आदत को चेक कर लें, सोशल हैबिट्स को चेक करें क्या है, अंडरलाइंग डिजीज़ है तो चेक करें क्या है। अगर मुंह के अंदर कोई इम्बैलेंस चीज़ कर रही है जो दांत अक्लूजन, तब सिंपल वर्ड हम कहते हैं कि अगर दांत आपस में ठीक मिल नहीं रहे, बंद नहीं ठीक हो रहे, अक्लूजन अगर डिस्टर्ब्ड है तो उस डिस्टर्ब अक्लूजन को ठीक करें, तो ये प्रिवेंशन में चला जाएगा। डॉक्टर साहब सॉरी मैं थोड़ा सा डिविएट कर रही हूँ। जिस तरह आपने बताया कि हम अगर स्ट्रेस में हैं तो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, तो डॉक्टर साहब ये भी तो एक सोशल स्टिग्मा है कि लोग समझते हैं कि जो लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं वो नीम पागल होते हैं। ये हमारे सोसाइटी का थोड़ा प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिस्ट माइंड कर सकते हैं इस बात को। असल में ये होता है कि बहुत सारे स्टिग्मास हमारी सोसाइटीज़ में हैं जी, उसका मतलब ये नहीं कि वो दुरुस्त हैं जी। मेंटल डिजीज़ लाइक फिजिकल डिजीज़ रेंजेस फ्रॉम वेरी माइल्ड टू वेरी सीवियर। जैसे कि फिज़िकल डिजीज़ हैं, बाद फिज़िकल डिजीज़ बिल्कुल छोटी सी होती हैं, इसी तरह बाद मेंटल डिजीज़ बहुत छोटी हैं,
लेकिन हम उस छोटी सी फिज़िकल डिजीज़ के लिए भी डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब ऐसे दर्द होता पे की करिए जी, या ज़ुकाम हो गया क्या करें। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन देता है, तो जो चीज़ हमारी ख़राब होती है जल्दी ठीक हो जाती है, तो या वो एग्रीवेट नहीं करते जी। इसी तरह ये छोटे छोटे सोशल प्रॉब्लम, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं और माशरा सबसे ज़्यादा तो तंग यही करता है जी। तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर हमने एक प्रोग्राम में ये भी डिस्कस किया था कि वी आर रिएक्शनरी माइंड्स। हम चीज़ों को रिएक्ट करते हैं, हमारी पूरी लाइफ रिएक्शन में गुजरती है। अगर हमारा सोसाइटी अच्छी चीज़ें हमें दे रही होती है, हमारा रिएक्शन अच्छा होता है। अगर हमें बिटर चीज़ें मिलेंगी, हमारा रिएक्शन भी बेटर होगा। अगर फ्रस्ट्रेशन होंगी तो वो अंदर की फ्रस्ट्रेशन सब आपके पार्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी यू मस्ट गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। इट्स नॉट मतलब ये हमें ना सोसाइटी को एजुकेट करना है जी। इसकी वजह से बड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो हैं एक बंदे की पर्सनैलिटी को तबाह कर देती हैं, क्योंकि उनका बड़ा छोटा सा इलाज होता है जी। मैं मिसाल के तौर पर मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स डेंटल जब ट्रीटमेंट आते हैं, यूजुअली डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैंने देखा है कि बहुत हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा जितना महसूस किया जाता है उससे ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन होता है। अब डिप्रेशन का ज़्यादा हल मैं उन्हें फ़िज़िकल बताता हूँ, वॉक शुरू करो, अपने आप को एक्टिव करो। अब ये छोटी सी बातें जब वो वॉक करते हैं तो आपके ओपियम रिसेप्टर्स वो जो होते हैं वो ओपियम की वजह से उनको सुकून मिलता है जी। अब ये उसकी वजह से आपका बहुत सारे मसाइल जो हैं डिप्रेशन के, आप सुबह शाम वॉक शुरू करें, अपने आप पे ज़रा यकीन आना शुरू होता है, इंसान ठीक होना शुरू होता है जी। लेकिन ये एक छोटा सा एडवाइस जो है अगर कोई दे ही ना तो वो डिप्रेशन कैन लीड टू डेविस्टेशन इन द पर्सनैलिटी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये इसलिए मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है कि मुआशरे को भी एजुकेट किया जाए। जी। तो डॉक्टर साहब फिर दोबारा इसमें अगर ये प्रॉब्लम हमें TMJ का डिसऑर्डर हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? देखिए इसमें ट्रीटमेंट में ना ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ख़ास तौर पे मैं TMJ के ट्रीटमेंट में कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन हमारे यहाँ किसी न किसी तरह किसी न किसी TMD में इन्वॉल्व है। ठीक। यानी इट्स अ बिग रेशो, 70% आबादी, और इसमें से 93% ऑफ द पीपल इनफैक्ट दे डोंट नीड एनी एक्टिव ट्रीटमेंट। ठीक। दे जस्ट नीड सम काइंड ऑफ एडवाइस और कंसल्टेशन। क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होती हैं वो हमारे सोशल एस्पेक्ट्स हैं, तो उनके लिए या उनको बाज़ का एश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। देखें हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो एक ख़ास तौर पे देहातों में ना इसके लिए ख़ास लफ्ज़ वो कह देते हैं जी कि मुंह खोल के बाद जब अगर बंद ना हो, यू नो दिस इज़ वन ऑफ द TMJ प्रॉब्लम्स कि आपका जो जॉ है वो खुल जाता है और बाद में बंद नहीं होता जी। आपको पता है कि ये एक जब इंटीरियर ट्रांसग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती है इसकी हमारे जॉइंट की, जहाँ से ये कॉन्डाइल प्रोसेस आगे की तरफ आता है, अगर वो ऊपर से डिस्क इंजर्ड हो तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा आगे आता है उस ज़्यादा आगे आने से क्लिकिंग साउंड पैदा होती है। अगर वो इसके बाद ये काम बढ़ता जाए तो वास का तो इतना आगे आ जाता है कि मुंह खोलने के बाद वापस नहीं जाता। ठीक। अब दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर द पीपल कि क्या करें, और बाज़ का ऐसा होता है कि आपने मुंह बंद किया तो वहीं लॉक हो गया, खुल नहीं रहा। ठीक। तो इसमें ऐसी मिसालें, और या आपके पास खाना नहीं खाया जा रहा या आपका पेशेंट का मुंह नहीं खुल रहा तो उसको बहुत सारे वहम आ रहे होते हैं जी। और वो अपने आप को समझता है कि मुझे पता नहीं कितना क्या मसला हो रहा है। अगर शायद सब प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप उनको एश्योर कराएं कि ये आपके साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ है, इट्स वेरी कॉमन, ये ठीक हो जाता है या कम से कम इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उससे बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो जो पहला ट्रीटमेंट है ना हमारा इसमें वो है कि प्रॉपर एडवाइस करना जी। अब इस प्रॉपर एडवाइस करने में ख़ास तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट अपने घर में कर सकता है जी। जैसे आप उसे एडवाइस कर सकते हैं कि वो अपने यहाँ अगर उसे दर्द हो रहा है तो वो हॉट एंड कोल्ड इसका वो पैक्स वगैरह रखने से अगर देखा गया है कि अगर वो 30 सेकंड के लिए रखे तो उसको बेहतर होना शुरू हो जाता है। ठीक। इसके अलावा मसाज है ऑयल के साथ। असल में ये सारे आपके पट्टे हैं जी। ये पट्टे खिंचाव में आ जाते हैं। और फिर मैं एक चीज़ का हम जिक्र करना भूल गए कि इसका बाकी मसल्स के साथ बहुत रिलेशन है जी। जिन पेशेंट को सर्वाइकल ये वाले पिछले हिस्से की दर्द की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अक्सर देखा गया कि TMJ का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये वो एक लिहाज से कहने की ये चीज़ें आपस में मिल के चलती हैं और इसको हम एक बेनाइन जॉइंट हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम कहते हैं।
कि अक्सर लोगों में देखा गया है कि जिनमें ये मसला है मसल्स का, उनकी थोड़ी सी ये जो TMJ की मोबिलिटी है वो ज़्यादा वो उसको इस्तेमाल करते हैं ड्यू टू टेंशन या क्या है। तो इसके लिए उन्हें मशवरा दिया जाए कि आप अपना मसाज करें, जो आपका सिर्फ यहाँ नहीं होना चाहिए बल्कि आपकी नेक अगले हिस्से सब पे होना चाहिए ताकि पट्ठों का खिंचाव ख़त्म हो। इसके अलावा अगर ब्रुक्सिज़म है तो उसके लिए मशवरा दिया जा सकता है कि आप अपने आप को रात को या जागते में सोते में दांत ना रगड़ें जी। बाज़ का हम उन्हें नाइट गार्ड बना के दे देते हैं। अगर मुंह में दांत मिसिंग है तो आपको ब्रिज या कोई चीज़ लगानी चाहिए जी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम शुरू में, इसके अलावा डाइट ख़ास तौर पे, क्योंकि ये कहा जाए कि आप ज़्यादा सख्त डाइट ना खाएं, क्योंकि ज़्यादा सख्त खाने से वो प्रेशर बढ़ता है और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कि एक सिंपल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। इसके बाद हमारे पास ये होता है कि बाज़ का हमारे पास पेशेंट आता है, वो बड़ी सीवियर पेन में आता है, हम उसको बाज़ का इंजेक्शन दे देते हैं जी। ये इंजेक्शन इट कैन बी एनाल्जेसिया, पेन किलर और लोकल एनेस्थीसिया, ताकि वो फौरी तौर पे ठीक हो जाए जी। तो इसके अलावा तीसरी जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है सर्जरी। और सर्जरी दो तरह की है डॉक्टर साहब, ये पेशेंट को लोग डर जाते हैं सर्जरी के नाम से। एक है लोकल एनेस्थीसिया के अंदर जी। तो एक लोकल एनेस्थीसिया के अंदर हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा लोकल दे के हल्का सा यहाँ से कटाव दे देते हैं, इसको हम ऑर्थ्रोसेंटेसिस कहते हैं जी। इसमें क्या करते हैं कि उसी लोकल के नीचे अगर अंदर से ज़्यादा फ्लूइड है या प्रेशर है उसको निकाल दिया, पेशेंट काफ़ी रिलीफ में आ जाता है। ऑर्थ्रोस्कोपी करते हैं जी। ऑर्थ्रोस्कोपी जो है वो जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है जी। कि आप पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में ले जाते हैं, फिर आप एक बड़ी इंसिजन दे के अंदर से अच्छी तरह डेब्रिस वगैरह को साफ़ करते हैं। बाज़ का अगर डिस्क जो है वो डिसलोकेट हुई हो तो आप उसको भी ठीक कर देते हैं। और तीसरी चीज़ है मेजर सर्जरी, उसे मेजर ओपन सर्जरी कहते हैं, वो भी अंडर जनरल एनेस्थीसिया होगी। उसमें अगर डिस्क में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है या हमने बोन को हमने किसी तरह से उसको थोड़ा सा डीमॉडिफाई करना है जी। हम चाह रहे हैं कि उसके अंदर जो रुकावट होगी वो ठीक हो जाए, तो ऐसी सूरत में फिर हम ओपन सर्जरी में जाते हैं। ठीक। तो ये वो चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आजकल हैं जी। मिसाल के तौर पे कुछ हैं कि ट्रांसक्यूटेनियस हमारी इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन की जाती है। आप समझ लें कि दो छोटे से इलेक्ट्रोड लेके तो उसको रख के हल्का सा करंट पास किया जाता है, तो उसकी वजह से वो जो पेशेंट्स की है ना स्टिमुलेशन होती है नर्व्स की, और वो जगह जो है जो मूवमेंट्स कम हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके लिए बाज़ का रेडियो वेव्स और बाज़ का अल्ट्रासाउंड वेव्स भी इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा क्योंकि इट्स अ बिग सोशल पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, तो लोगों को सिखाया जाता है कि अपने आप को काम करो। इसके लिए मेडिटेशन आपने सोना नहीं, आई मीन आपने जैसे होता है ना मुराकबे की हालत, अपने आप को ठंडा करें जी। जिक्र करें, खुदा के नाम का जिक्र करें। बाद लोग योगा वगैरह वो कहते हैं करें, तो मेडिटेशन एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एक्यूपंक्चर, आपने जो चाइनीज़ ट्रीटमेंट है वो भी इसमें ट्राई किया गया है और वो भी इफ़ेक्टिव रहता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने कहा कि अगर एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन भी हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बाज़ केसेस में हम मेडिकेशन भी देते हैं जी। पेन किलर तो देते ही हैं, बाज़ का हम एंजियोलिटिक भी दे देते हैं कि पेशेंट अगर ये बहुत ज़्यादा टेंस है तो उसकी टेंशन कम हो जाए। तो ये वो गोया दीज आर डिफरेंट लाइन्स ऑफ ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब, हर पेशेंट तो सर्जरी में नहीं जाता, क्योंकि हमारे नाज़रीन ये सुन के आपने जिस तरह कहा लोग सर्जरी से डर जाते हैं। वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल होते हैं जो जिनका मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो सर्जरी में चले जाते हैं। जी, मैंने कहा कि 97% ऑफ दिस पेशेंट उनको तो सिर्फ प्रॉपर एडवाइस कंसल्टेशन या छोटा मोटा ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाता है जी। दूसरा उनको ये बताना कि आप इस मुआशरे की 70% पॉपुलेशन में से एक है, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। ये बहुत एक लास्ट से कह लें कि सिंपैथाइज़र हो जाता है पेशेंट्स के लिए कि हम कम से कम किसी ऐसी मुसीबत में नहीं है जो कि नाकाबिले इलाज है। ठीक। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इसके साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। आपने देखा कि TMJ क्या है, इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसकी कॉजेज़ क्या हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये मसला हो रहा है तो यू आर वन ऑफ द 70% ऑफ द पीपल जो इस मसले से गुजर रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार देना मत भूलिएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।